के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, जिनके पास जल शक्ति का महकमा है, राजस्व का महकमा है, फौजियों का विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी, और जवाहर ठाकुर जी का जन्मदिन है इसलिए आने में देर हुए हैं। तो बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और धर्मपुर आए थे जन्मदिन मनाने के लिए, पुराने संबंध हैं। हमारे खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के काम के लिए सहयोग देने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, सह मीडिया प्रभारी जो बहुत ही जुझारू हैं, मेहनती हैं, श्री रजत ठाकुर जी, और आपके इसी विधानसभा क्षेत्र से जो महिला मोर्चा की हमारे प्रदेश की महामंत्री हैं, और मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की तादाद बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आई है। आपको भी जय श्री राम। सब श्रीमती वंदना ठाकुर जी, जिला परिषद के सदस्य श्री गुलेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे अध्यक्ष दिलीप ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष पूर्णचंद जी, हमारे बीच में कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक श्री प्रियव्रत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी अन्य पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, डिप्टी कमिश्नर मंडी, जिनके साथ सारे विभागों के अधिकारीगण, यहां पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज बहुत लंबे अरसे के बाद एक बार धर्मपुर में आना हुआ है, और धर्मपुर आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहीं जब हम हेलीपैड पे उतरे तो सामने पहाड़ की चोटी पर बाबा कमलावीर जी का वो पवित्र स्थान भी सामने दिखता है, तो उनका भी आशीर्वाद दूर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और खास तौर से यहां पहुंचने पर जो गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने, रजत जी ने, वंदना जी ने और सब पार्टी के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास की राह पर चलते चलते आज एक नए मुकाम पर खड़ा है। ये क्षेत्र एक वक्त ऐसा था जहां आना कठिन, जाना कठिन, और पानी की किल्लत, पानी की बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में रहती थी। और यहां तक कि एक परिस्थिति तो ऐसी भी रही
जहां किसी कर्मचारी जो कर्मचारी ठीक हिसाब से नहीं चलता था उसको कह दिया जाता था कि इसको धर्मपुर भेजो। इसलिए कि वहां चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर पानी पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी चलना पड़ेगा। यानी कि इस क्षेत्र की बहुत विकट समस्याएं थी, जिन समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि जैसे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस कमी को ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने पूरा किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जुझारू नेतृत्व, लड़ने वाला, अपने क्षेत्र के लिए समस्याओं का समाधान करने का। और आज भी हम देखते हैं जहां प्रदेश के सारे कामकाज में आपका सहयोग रहता है, वहां धर्मपुर क्षेत्र के विकास के लिए कहीं से भी जहां से गुंजाइश निकल सकती है, जुगाड़ लगा करके जो है वो फिट करते हैं और अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। और स्वाभाविक रूप से चुने वो प्रतिनिधि का ये दायित्व है, ये भूमिका है जिस भूमिका को निभाना चाहिए। हमने विधानसभा में 24 साल का हमने कार्यकाल साथ किया है। अगले साल चुनाव तक 25 साल हो जाएंगे। और हमेशा लड़ने वाले अपने क्षेत्र के लिए झगड़ा करने वाले, वैसे झगड़ालू नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। ऐसे अगर उदाहरण के रूप में अगर हमको पूरे हिमाचल प्रदेश में 24 साल के कार्यकाल में बहुत कम विधायक दिखते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। आज भी मैं देखता हूं कई विधायक नौजवान हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए जिस तरह से उनको अपना क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उनका दिल जीतने के साथ उसके साथ साथ में काम करना, उनके समस्याओं का समाधान करना, जितना करने की जरूरत है उसको हम कई बार कमी महसूस करते हैं। और इसलिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, कुछ सीखो। आपके यहां पर तो थोड़ा बहुत अब मैं कह सकता हूं कि अब इस दीवार की तरफ मैं सामने देख रहा हूं, मैं एक कोने से दूसरे कोने तक जो थोड़ा बहुत जो काम बचा था करने के लिए वो भी आज पूरा कर दिया। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये हिमाचल के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जहां एक समय में एक बटन के दबाने पर 28 शिलान्यास और उसके अलावा 68 जो है उद्घाटन एक साथ एक जगह एक पल में एक बटन दबाने से हुए। और कुल 96 योजनाएं, 96 कुल 96 योजनाएं एकदम जो है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। और उनकी अगर हम पैसे की अगर बात कहें तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि ना कहें। ₹380 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन आता है। पूरी दीवार खड़ी कर दी, दीवार में जगह नहीं बची, एक कोने से दूसरे कोण पर शिला पट्टिका एक खड़ी है। और हिमाचल प्रदेश में इससे पहले हमने
40-50 तक तो आंकड़ा पूरा किया, 50-55 तक भी किया उद्घाटन और शिलान्यास का, लेकिन 96 नहीं किया। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और महेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश और पूरे देश दुनिया में ही जो कोविड का दौर चला, जिसके कारण हम और आप लोग मिलने में थोड़ा देर हो रही है। इस कोविड के दौर के कारण जिस प्रकार से हमारे सामने संकट हो गया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एक बात तो हम सब लोग इतने चिंतित हो गए थे कि पता नहीं कितने बचेंगे कितने नहीं। एक दहशत का माहौल इस प्रकार का हमने कहीं नहीं देखा। और ये दहशत का माहौल एक तरह से युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। युद्ध में तो हमला करने वाले दिखते हैं, सामने से गोली मारने वाले दिखते हैं, और उन पर हम भी गोला दाग सकते हैं, गोली दाग सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं। और ये तो ऐसा संकट था, ना दिखता था ना मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर गया जहां पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग, पूरी लाखों की तादाद में पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में संक्रमित हुए। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वायरस के कारण जो है वो मृत्यु के शिकार हुए। ऐसी परिस्थिति में हमको यही लगा कि उचित होगा, बेहतर होगा कि हम परहेज करें, सावधानी बरतें, और सावधानी बरत करके स्वयं अपनी भी रक्षा कर सके, दूसरे को भी बचाने के लिए प्रयास करें। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, खास तौर से यहां पर हमारी मातृशक्ति बैठी है, महिलाओं का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा। जब ये संकट आया तो हमें कहा गया कि मास्क पहनना पड़ेगा। हम मास्क ढूंढने लगे, बाजार में मास्क नहीं मिले। हमने कहा क्या किया जा सकता है, फिर यही तय हुआ कि कपड़ा लेकर के मास्क बनाए जा सकते हैं। कौन बनाएगा? हमने कहा ये मातृशक्ति कर सकती है, महिला मोर्चा कर सकती है। और महिला मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में 52-53 लाख मास्क बना करके जो है घर घर में बांटे, एक प्रयत्न किया कि आदमी के जीवन बचाने के लिए हमने अपना योगदान दिया। और धर्मपुर क्षेत्र ने तो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर के इसमें काम किया। और इसलिए यहां पर महेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि यहां आने में 2 सालों से हमारा आना नहीं हुआ, और उसमें 2 सालों की वजह न आने की एक ही बात थी कि हमको कहा गया कि इस वायरस से बचना है और बचाना है, ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। और इसको बचाने का रास्ता एक ही था कि हम भीड़ को करने में रोकें। जहां भी हम जाएं तो वहां पर भीड़ हो जाती, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच में आना जाना कम हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपके इस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए जो रास्ता निकल सकता था, उस रास्ते को निकालने की कोशिश की। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में तो हमने वर्चुअल कार्यक्रम किए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके उद्घाटन और शिलान्यास के लगभग 42 विधानसभा क्षेत्र में 4,500 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास और उद्घाटन हमने शिमला से किए। लेकिन महेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं वर्चुअल पर विश्वास नहीं करता हूं, मुझे तो एक्चुअल चाहिए, आप वहां पर धर्मपुर आने चाहिए। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि हम भी सच कह रहा हूं कि वर्चुअल कार्यक्रम में सुविधा तो है कि घर बैठे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कार्यक्रम को हम कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं। लेकिन जब तक लोगों के साथ ना मिले
तब तक के लिए आनंद ही नहीं आता था। और आज जब कोविड का ये दौर थोड़ा कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, चिंता का विषय यह है कि अभी भी हमको बहुत सावधान होकर के रहना है, लेकिन दौर कम हुआ है, तब जा करके हम आप सबसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और आपने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार है। मैं देख रहा था अगर मैं 96 जो 96 योजनाएं, उनका एक एक योजना का जिक्र करूं तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैंने तो एक ही बात कही, 96 योजनाएं और 381 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास। आपको मुबारक हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आज विधानसभा, चाहे कोई भी हो हिमाचल प्रदेश का, जहां भी जाता हूं, जल शक्ति विभाग के एक नहीं अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिलता है। पहले 4 करोड़ की 5 करोड़ की योजना होती थी, अब जहां भी जाता हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय किया, हर भारतवासी को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, घर के नजदीक नहीं, घर के अंदर मिलना चाहिए। उस बात के लिए हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें काम किया और इस विभाग में काम करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे भारत में जल जीवन मिशन में हिमाचल पहले स्थान पर आगे चल रहा है, पहले स्थान पर। हर घर को जल से जोड़ने, नल से जोड़ने का हमारा काम बहुत सारे जिलों में पूरा हो गया और आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को हासिल करने वाले, मैं कह सकता हूं शायद हिमाचल प्रदेश पहला स्थान हासिल करेगा जब हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, में आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं, इतने बड़े संकट के बावजूद पे हमने काम को रुकने नहीं दिया। हमारे सामने संकट था कि आदमी का जीवन पे हमारे लिए बचाना जरूरी है या काम जरूरी है। हमने प्रयत्न किया आदमी का जीवन भी बचाया जाए इस बारे से, और उसके साथ साथ काम भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को हमने एक साथ चलाने के लिए हमने प्रयत्न किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में, जिनने कहा कि पहले कहा जान है तो जहान है, और उसके पश्चात उन्होंने कहा जान भी जहान भी, यानी कि जान को भी बचाना है और उसके साथ साथ में काम भी करना है। ये भी बहुत आवश्यक था। कई लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, हम लोगों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, और आज मैं सच कह रहा हूं कि बहुत दुख होता है। हमारे विपक्ष के लोग तो सत्ता से इस वक्त पूरे देश में भी बाहर है, प्रदेश में भी बहुत जगह बाहर है, और हिमाचल में भी आप लोगों ने उनको बाहर करके रखा है। इतने बड़े संकट में भी वो राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल करके ऐसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि मालूम नहीं कि कितनी पीढ़ियों से ये इलाज कर रहे थे कोरोना का। अगर उनसे पूछा जाए इस बात को कि कितने वेंटिलेटर थे आप 50 साल सत्ता में रहे, तो जवाब उनके पास नहीं है। जो 50 साल सत्ता रहे, हिमाचल प्रदेश में 30-32 वेंटिलेटर थे जो काम करते थे, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 900 से भी ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं। आज उनको पूछिए कि कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे, क्योंकि इस कोविड के इलाज में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ती है। 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में, एक शिमला आईजीएमसी में, टांडा मेडिकल कॉलेज, और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 32 ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं। 32 ऑक्सीजन के प्लांट।
और मुझे सचमुच में कई बार दुख होता है इस बात को लेकर के। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता हासिल के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां समाज के साथ भी अपना दुख दर्द बांटने के लिए, अपना काम करने के लिए सेवा का भाव भी उसमें होना चाहिए। और जो सेवा का भाव अगर है पूरे देश भर में किसी राजनीतिक दल में, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं वो भारतीय जनता पार्टी में है। पूरे देश भर में उस कोविड के संकट में मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथी जो है, सहयोगी जो हमारे कार्यकर्ता अपनी जान को भी खतरे में डाल करके आगे निकल करके काम करने के लिए बढ़ा है। और कांग्रेस के नेता पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में यही शोर डालते रहे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं उन सारी बातों पर जाना नहीं चाह रहा हूं। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 साल का कार्यकाल 1 महीने बाद 27 दिसंबर को पूरा होने वाला है। और ये 27 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, जहां हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 4 साल पहले बनी थी। और हम अभी 4 साल के इस कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए हैं कि आप आइए हमको शुभकामना देने के लिए, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। आप देवभूमि हिमाचल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सारी योजना यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, उनका भी शिलान्यास और उद्घाटन आप करें। और उसके साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश को आप भी अपना आशीर्वाद दें। जहां देवी देवताओं का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, आपका भी आशीर्वाद बहुत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 4 साल के इस कार्यकाल में 2 साल भले ही संकट में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमको मदद की, लगातार हमको सहयोग दिया। संकट के क्षण में कोई भी बात होती थी, कोविड के तो दिया ही दिया, कोविड के दौरान में हमारी मदद करने के लिए सहारा हमको। और उसके पश्चात जहां थोड़ी भी घटना होती, चाहे बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, उसमें भी प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश को सदैव सहयोग देते थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अटल जी थे, वो हिमाचल को अपना घर मानते थे। हर साल हिमाचल प्रदेश में आकर के कुछ दिन बिताते थे मनाली के अपने घर में। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज इसी बात को कहते हैं, हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। इसलिए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा वक्त गुजारा है। हर गांव, यहाँ हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव में उनका जाना हुआ है, लोगों से मिलना हुआ है। इसलिए वो हिमाचल के उस रिश्ते को अपनी भावनाओं में व्यक्त करते हुए इस बात का जिक्र करते हैं। सरकार बनी तो हमने शुरुआत की, हमने कहा बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। ये बुजुर्ग हमारे भीड़ में धक्का खाते हुए कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे पास हमेशा इस बात के लिए कहने के लिए आ रहे हैं कि पेंशन लगाओ। हमने कहा बुजुर्ग घर में रहेंगे, पेंशन के लिए कागज देने की जरूरत नहीं है। हम एक ही हमने नीति तय कर दी, नियम तय कर दिया। जिस दिन हमारी सरकार बनी, पहला निर्णय हमने यही किया कि जिन बुजुर्गों के कारण हमने इस दुनिया को समझा है, दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, उनको भीड़ में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पेंशन के लिए हमने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक निर्णय लिया कि सबको पेंशन लगेगी, आय सीमा में छूट देते हुए। और उससे आगे बढ़कर के हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी माताएं हमसे ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं। क्यों करती है ना? घर का काम उनके जिम्मे, बच्चों को पढ़ाने का काम उनके जिम्मे, पशु को पालने का, चारा लाने का काम उनके जिम्मे, घर की साफ सफाई उनके जिम्मे, मेहमान आया तो खाना बनाने का काम उनके जिम्मे, खेत में काम करने की बड़ी जिम्मेवारी वो निभाती है। इसलिए हमने तय किया पिछले बजट में कि 65 वर्ष की ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन सबको पेंशन का हम प्रावधान।
और आज हिमाचल प्रदेश में हम पेंशन जिनको दे रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में ये आंकड़ा 3 लाख के करीब था, आज ये आंकड़ा जाकर के 6,10,000 से पार कर चुका है। हमने एक काम करने की कोशिश की अपनी सरकार ने, जहां गरीब खड़ा है वहां हम उनके साथ खड़े होंगे। गरीब की मदद, गरीब जहां है वहां हम होंगे, वहां मदद करने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए हमने ये भी तय किया कि गरीब आदमी का इलाज होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए, सरकार के माध्यम से होना चाहिए। जब अधिकारियों से पूछा, हमने कहा कि इलाज के लिए कोई आदमी अगर बीमार हो जाए, गरीब है, पैसा खर्च नहीं कर सकता है, उसका इलाज करने का वो खर्चा कहां से उठाएगा? अधिकारी कहने लगे कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। हमने कहा योजना बनानी चाहिए। जहां आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, वहां हिमाचल प्रदेश में हमने हिम केयर की शुरुआत की। हमने गरीब आदमी जहां होगा उसके इलाज की जिम्मेवारी हम उठाते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है, जब से ये योजना हमने चलाई है 2 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त हम इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने में सफल हुए। आप कल्पना करिए, 50 साल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ये सोचने का विषय नहीं था। गरीब अगर चीख पुकार के बीच में बीमार होकर के दुनिया से चले जाए तो भी परवाह नहीं थी। हमने देखा गरीब लोग अपने इलाज के लिए अपने घर, जमीन को, जायदाद को गिरवी रखने की नौबत तक आ जाती थी कई बार। हमने कहा हमने मदद करनी चाहिए। हमने मदद की हिमाचल प्रदेश में। जो 50 साल सत्ता में रहे उनको कभी भी वो गरीब आदमी दिखाई नहीं दिया जो पीड़ा के दौर में से गुजर रहा था, जिसका इलाज करना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं सोचा। लेकिन आज हमने इस काम को पूरा किया। उसे आगे बढ़कर के हमने बहुत सारे लोगों को जो ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, ऐसी बीमारी लग गई, बीमारी तो पूछ करके नहीं लगती है, लेकिन बीमारी ऐसी है वो जिंदगी भर चलती रहेगी, लाइलाज बीमारी है। कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किसी के एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड चले गई, उसके कारण वो चल नहीं सकता है, बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है। हमने कहा ऐसे लोगों के इलाज के लिए भी हमको मदद करनी, सेवा करने के लिए मदद करनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, उनके खाते में हम हर महीने सहारा योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनकी मदद। मैंने कहा कि गरीब जहां है उसकी मदद करने के लिए, और आगे बढ़कर के हमने और काम भी किया इसमें। गांव के लोगों के घर में गैस का चूल्हा नहीं होता था। गांव में कोई कर्मचारी होता था, अधिकारी होता था, कोई पैसे वाला आदमी होता तो उसके घर में गैस का चूल्हा होता था, बाकी जगह बहुत कम होते थे। हमने कहा ये गैस का चूल्हा सिर्फ शहर तक नहीं, ये गैस का चूल्हा संपन्न व्यक्ति के तक नहीं, ये हर घर में पहुंचना चाहिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि हम अपनी योजना की शुरुआत करेंगे और पूरे देश का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से पूरा किया। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस काम को सहयोग देने के लिए एक नई योजना, गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की और उसके अंतर्गत हमने 3,22,000 गैस के कनेक्शन घर घर में पहुंचे। और आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो परिवार रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिस घर में गैस का चूल्हा नहीं। प्रयत्न किया हमने गरीब लोगों के लिए मदद करने का। और उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, अभी हमने पिछले बजट में हमने एक और योजना शुरू की जो हमारी गरीब बेटियां हैं, बच्चियां हैं,
जिनकी शादी होगी बीपीएल परिवार से है, किसी भी जाति से संबंधित है, हमने कहा जिस दिन उस बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी उसके खाते में हम मदद करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना की शुरुआत की। 31,000 रुपए शादी के दिन सरकार की ओर से उसके खाते में डाल करके मदद करने की कोशिश की। तो हमसे पूछते हैं कि क्या किया। कई बार मुझसे पूछते क्या किया जयराम ने, क्या किया महेंद्र सिंह जी ने। महेंद्र सिंह जी के तो सामने ये दीवार दिख रही है, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में वो काम किया जो दिखाई भले नहीं देता होगा, कम दिखता होगा, लेकिन गरीब आदमी को मदद करने का रास्ता ढूंढा है। ये अंतर है सोच और समझ। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र यहां पर हुआ है। मुझसे पहले जहां बात कही गई पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि 2-4 पुल हुआ करते थे धर्मपुर में। आज धर्मपुर में मुझे लगता कि कोई खड्ड बची नहीं होगी जहां पर पुल नहीं होगा। आज भी हम लगभग 7 करोड़ की लागत से एक पुल का उद्घाटन करके यहां पहुंचे। जहां सरका घाट में पानी का बहुत बड़ा संकट रहता था, आज वहां पर हर घर को जल मिल रहा है, हर घर को नल मिल रहा है और नल में शुद्ध जल मिल रहा है। ये अंतर परिवर्तन आप देख रहे हैं, इस वजह से हुआ है कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में आप सबके बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय किया कि हम इस प्रकार से क्षेत्र के विकास, प्रदेश के विकास को गति देने की कोशिश करें। इसलिए भाई और बहनों में, चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात है, हमने सड़कें भी रिकॉर्ड सड़कें बनाई है। इतने संकट के बावजूद भी पेयजल योजना भी बहुत सारी बनी है, इतने बड़े संकट के बावजूद भी। और उसके पश्चात जहां पूरे प्रदेश के विकास की अगर हम बात कहें, कोई विधानसभा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 400, 500 करोड़, 300 करोड़ के जो है विकास कार्य नहीं चल रहे। आपके इस क्षेत्र में जो जो विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वो मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ वो आगे बढ़ी है। आज वो युद्ध स्तर पर सारी योजनाएं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तो अभी भी। मैंने कहा आपके यहां पर बचा क्या करने को आप? क्योंकि बहुत सारे काम जहां पर जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो काम आपके यहां पर हुए। महेंद्र सिंह जी कह रहे थे काश ये धर्मपुर मंडी के साथ होता तो कोई और चीज हो जाती। हाँ, उस कमी को तो महसूस करते हैं क्योंकि मंडी जिला का हिस्सा है। आने वाले समय में कभी दौर आएगा तो सोचेंगे इस सारे विषय को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये क्षेत्र जो है मंडी पूरे जिले को बहुत बड़ी ताकत देता है, मजबूती देता है। और इसलिए मिलकर के चलेंगे, मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के हर चुनौती का सामना करेंगे। हमारे कुछ मित्र आजकल बड़े प्रसन्न हुए पड़े, और प्रसन्न होने की वजह उनकी यही कि उनको लग रहा है कि इस उपचुनाव में उनके पक्ष में वोट गया है। मैं जनादेश का अभिनंदन करता हूं, जनादेश का मैं सम्मान करता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह हकीकत है अगर हिमाचल प्रदेश में इन उपचुनावों में उनने विजय हासिल की है, सबसे बड़ी यही थी, बात यही थी कि श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, श्रद्धांजलि के नाम, सहानुभूति के नाम पर वोट मांगा गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और श्रद्धांजलि एक बार होती है, ये बार बार तो होनी नहीं। जो दौर हो गया वो हो गया। आने वाले समय में मैदान में हम खड़े मिलेंगे
और पूरी ताकत के साथ खड़े मिलेंगे। और जो सपने वो पाल रहे हैं, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो सपने साकार नहीं होंगे, वो सपने सपने ही रह जाएंगे। और उसके लिए तैयारी करने का ये वक्त शुरू हो गया। और आप ये मान करके चलिए कि एक तरह की शुरुआत है ये। अगले विधानसभा के चुनाव में भी ये धर्मपुर ऐसा ही लड़ने भिड़ने वाला जो झाड़ू धर्मपुर विधानसभा के अंदर होना चाहिए। सेना के जवान यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है, इस क्षेत्र में है, सरकाघाट के क्षेत्र में है। उन्हें सेना में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ में आज जब सेवानिवृत्त हुए, आज भी समाज के लिए समर्पित होकर के काम करने का भाव उनके मन में है। इसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत एक मजबूत छवि के साथ आगे कहां पहुंचे। आज हमारे पड़ोस में जितने भी हैं, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश की बात कहूं मैं, जो पड़ोसी देश हमारे तरफ आंख उठा करके हिम्मत करते थे, जरूरत करते थे, मुंबई में हमला हुआ, उस हमले का जवाब जिस तरह से देना चाहिए था, उस वक्त सरकार उनकी थी, उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं वो बहुत बड़ी गलती छूटी है, बहुत बड़ी कमी छूटी है। उस हमले में बहुत सारी संख्या में लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। आतंकवादी कहां से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। लेकिन जब 2014 का दौर आया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उड़ी के सेक्टर में एक घटना होती है, 18 हमारे सेना के जवान रात के अंधेरे में कत्ल कर दिए जाते हैं। उनको वहां पर जो गोलियों से भून दिया, पाकिस्तान से, पीओके से आकर के उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने। मोदी जी ने उसी दिन कह दिया था कि महंगा पड़ेगा, और आखिरकार उसका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रणनीति तय की, और जहां से वो आतंकवादी हमारी सीमा में आकर के घुसपैठ करके जो है वो सैनिकों को की हत्या करने में जो है वहां पर पहुंचे थे, वहां उनके जहां कैंप थे पीओके में, वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके वहीं पर उनको धाराशाही करके, वहीं बदला दे करके, वहां उनको तमाम करके हमारे सैनिक वापस सुरक्षित होकर के अपनी देश की सीमा के अंदर आए। ये पहली बार हुआ। पुलवामा में घटना होती है, हमारे 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हो जाते हैं, और उस वक्त भी मोदी जी ने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा। और उसका बदला कैसे लिया, जवाब कैसे दिया? जवाब ऐसे दिया कि भारत की सेना के जवानों ने रात को भारत की धरती से उड़ान भरी, जहां पर ये सारी योजना बनती थी, जहां पर सारा ये तैयारी होती थी, भारत के सैनिकों का इस प्रकार से कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जाए, इस प्रकार से योजना जो आतंकवादी बनाते थे, उनके ठिकाने पर रात को हमला किया। और हमला करने के बाद कितने मरे कितने नहीं रहे, इस बात का हिसाब किताब पाकिस्तान पर छोड़ दिया, उन पर छोड़ दिया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस भाषा में उनको जवाब देने की जरूरत थी, उस भाषा में दिया। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। हम कहते थे जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, वहां दो तिरंगे के साथ दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं होना चाहिए। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे है, क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर। कुछ लोग बोलते थे मोदी जी 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, 10 जन्म भी लेंगे, तब भी धारा 370 समाप्त नहीं होगी। और उनके रहते हुए उनकी आंखों के सामने समाप्त हो गई। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये हम सब की एक भावना थी, श्रद्धा थी।
कितनी विचित्र परिस्थिति थी हमारे देश के सामने कि जहां भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया, हम वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं और उसकी इजाजत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दौर आया, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सब लोगों ने देखा, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से आदेश आया कि राम जन्मभूमि पर जो ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, वहां पर राम मंदिर का बनाना बहुत आवश्यक है, वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। और अभी आपने देखा कुछ वक्त पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के बाद मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत, आज भव्य मंदिर का निर्माण होता है और 2024 से पहले मंदिर का निर्माण होकर तैयार होगा। और जहां विकास की बात है, मैं उन सारी बातों को लेकर के ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। जिस गति से दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की सर्वेक्षण एजेंसी कहती है सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, नेता के रूप में, दुनिया का नेता, विश्व नेता के रूप में। इसलिए भाई और बहनों, में उन सारी बातों पर अब आगे बढ़ करके बात करता रहूंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं कह रहा था कि विकास करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। स्वाभाविक रूप से हम कोशिश कर रहे हैं, जो काम बच गया है थोड़ा बहुत उसको भी पूरा कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि काम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होते हैं, तो इसलिए ये सारी संभावनाएं आने वाले समय में भी बनी रहेंगी। मैं महेंद्र सिंह जी ने जो यहाँ पर कुछ बातों का जिक्र किया है, उनमें से कुछ बातों का जिक्र करके हम उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपके इस क्षेत्र में विकास को जो गति मिली है उसमें कहीं भी उसकी गति धीमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहां जो सड़कों के लिए कहा गया, मैं यहां से शुरू करता हूं। थोड़ा दो चार चीजें जो बताई गई है। एक तो सड़क बनेड़ी से अयोलक, इसके लिए कुछ पैसे के लिए कहा कि इसके लिए थोड़ा पैसा हमको दे दें। अपर बैरी से कोटवा सड़क, और तीसरी उसके बाद दारपा पंचायत की विभिन्न सड़कों के लिए, पीसीसी के लिए, और उसके बाद खेड़ी से भू सड़क के लिए, ये कुछ सड़कों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इन सड़कों पर पैसे की जरूरत है और उन सड़कों के लिए फिलहाल मैं सभी सड़कों के लिए जिनका मैंने जिक्र किया, उन सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और ताकि आगे के बाद, उसके बाद अगले बजट के बाद और कमी रहेगी उसको भी पूरा करेंगे। और उसी प्रकार से जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का जिक्र किया गया है यहाँ पर धर्मपुर बस स्टैंड में टाइल, और उसके साथ साथ में एक इंटरलॉकिंग टाइल के धर्मपुर के, उसके लिए मैं 15 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके बाद रेनोवेशन ऑफ RM ऑफिस बिल्डिंग, उसके लिए भी हमने पैसा मांगा है और उसके लिए भी मैं रेनोवेशन के लिए, क्योंकि भवन पुराना होगा शायद में कल में, उसमें ये सामने, अच्छा ये सामने है, तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि इस काम को भी हम आगे बढ़ाते हुए पूरा कर सके। एक और बात कही है कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटवा और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तनेर, तो यहां पर कहा कि साइंस की क्लासेस शुरू करने की बात कही गई है। तो मैं यहाँ दोनों स्कूलों में साइंस की क्लासेस जो है वो शुरू करने की भी यहाँ पर विधिवत घोषणा करता हूं। और एक बात, ये वोल्वो बस यहाँ पर धर्मपुर से दिल्ली, इसके लिए कहा गया है, और वोल्वो के लिए किराया ज्यादा लगता है, इसको तो धर्मपुर वालों के पास पैसा है। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज लोग सुविधा चाहते हैं और सुविधा मिलती है तो पैसे खर्चने में भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं। बस का किराया थोड़ा ही ज्यादा होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है आम बसों से, और उसके लिए भी मैं
यहां आपके बीच में ये घोषणा करता हूं कि वोल्वो बस धर्मपुर से दिल्ली के लिए हम शुरू करेंगे और निश्चित रूप से शुरू करेंगे। एक बार जयराम जी, और एक बात और यहां पर आपके बीच में कही गई है, धर्मपुर में लेबर ऑफिस कम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों का इन्होंने जिक्र किया है और मैंने सोचा कि शायद धर्मपुर में खुल गया होगा ये, तो ये धर्मपुर में खोलने की भी मैं दोनों ये जो चीजें बताई गई हैं उसको कंबाइन करेंगे। लेबर ऑफिस कम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो यहाँ पर धर्मपुर में खोलने की बात जो कही गई है इसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके अलावा कहा गया कि हेलीपैड भी चाहिए, और हेलीपैड पहले सड़क की समस्या थी, अब तो हेलीपैड मांग रहे सड़क घाट धर्मपुर वाले लोग। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में इस चीज की जरूरत रहेगी और जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से और उसके साथ साथ में कोई इमरजेंसी में भी इन हेलीपैड का इस्तेमाल हो। कई लोग हमारे पर कई तरह की बातें कहते रहते हैं, मेरे को बोलते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमता, मैंने कहा तुमने घूमना है तो तुम भी आ जाओ मेरे साथ, बस के किराए पर ले चलेंगे उनको। कमाल है, मैं समझ में नहीं आता मेरे को। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 1993 के बाद लगातार हेलीकॉप्टर है और वो तो हेलीकॉप्टर में शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली जाते थे क्योंकि पेशियां मुक्त नहीं होती थी, ज्यादातर समय उनके वकील ही जाते थे। और हम उस हेलीकॉप्टर में डोडरा कुमार जाते हैं, पांगी जाते हैं, भरमौर जाते हैं, किन्नौर जाते हैं, धर्मपुर आते हैं, क्षेत्र का विकास करने के लिए। और जहां संकट आता है ऐसा, जहां लोगों के जीवन बचाने के लिए, वहां वो हेलीकॉप्टर जो है, जब हेलीकॉप्टर ये आया तो मैंने अपने से पहले, सबसे पहले लाहौर में वो फंसे हुए लोग थे जो बाढ़ में फंस गए थे, सैकड़ों लोगों को सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर को, तब तक हम बैठे नहीं उस हेलीकॉप्टर में, सबसे पहले लाहौर के जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाल करके उनको भूंतर पहुंचा, लाहौर में पहुंचा, अलग अलग जगह पहुंचा। इसलिए मैं उनको कहना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा बात मत करिए। मुझे तो कल बड़ी विचित्र सी बात लगी, कल में चौपाल गया, चौपाल भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हिमाचल प्रदेश का, और मालूम पड़ा कि मुझसे 1 घंटा पहले वहां पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता, वहां के स्थानीय नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर में आए। मैंने कहा ये हेलीकॉप्टर में वो कैसे आते हैं? वो हमेशा मुझे हेलीकॉप्टर में ही आते हैं। मैंने क्या करते क्या? वो तो पता नहीं करते क्या है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर में आते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं। तो इन सारी बातों को कभी खुलासा करेंगे, थोड़े दिनों बात करेंगे, वक्त आएगा। इसके बाद मैं आगे जरूर कहना चाहता हूं, जो हेलीपैड की जो बात कही है, ये दोनों जगह कुछ जुगाड़ करेंगे, तो और जुगाड़ करके जो हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचे, वहां पर उड़ान करें, ये बहुत आवश्यक है कंधोल और तनिहार में। और इसी प्रकार से एक बात और कहेगी, सीएससी जो मंडप को जो है उसको 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है, और इसको भी मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि वो भवन उस तरह से बना है, वहां पर बेड कैपेसिटी ही बनानी है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक और बताया गया, एक पशु औषधालय जो स्यो में है, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहुत पुण्य का कार्य हमारे हाथों से हुआ, जो यहां पर गौ सदन की शुरुआत की, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तो शुरुआत है, मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, इसमें अपना सहयोग करें, इसमें अपनी मदद करें। अभी तो थोड़ी गाय के लिए, पशुओं के लिए हमारे यहाँ पर व्यवस्था है, इसको और बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी ऐसे पशु जो सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं, जो हमारा पशुधन है, जो गौवंश है विशेष तौर से, उनको ऐसी जगह रखें, या तो घर में लोग रखें, या तो गौ सदन में या गौ सेंचुरी में उनको रखने का स्थान हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस शुरुआत के लिए आज जो मुझे लगता है कि बहुत पुण्य का काम ये हुआ है,
उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है आप सब उसमें सहयोग और इस पर करेंगे। पशु औषधालय सहयोग को जो है वो पशु चिकित्सालय बनाने की बात कही गई है और उसको वेटनरी डिस्पेंसरी है और उसको हॉस्पिटल बनाने की बात कही है, पशु चिकित्सालय बनाने की बात कही गई है। इसको भी हम पूरा करेंगे ताकि आदमी का जो बीमारी में इलाज हो ही वो स्वस्थ रहे, लेकिन हमारा पशु भी आखिरकार वो बोल नहीं सकता है, जिंदगी उसमें भी है, जीव वो भी है और उसका भी इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में इसकी भी आवश्यकता जो महसूस कर रहे हैं तो उसको भी पूरा करेंगे। और बरेली में पशु चिकित्सालय खोलने की भी यहाँ पर बात कही है, इसको भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त एक बात और कही गई है जो दारपा में पीएचसी खोलने की बात कही है। मुझे मालूम नहीं वहां पर पॉपुलेशन कितनी होगी, लेकिन बता रहे हैं कि थोड़ा रिमोट एरिया है, कठिन इलाका है, तो दारपा में पीएचसी खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और उसी के साथ साथ में पीएचसी से उनका दर्जा बढ़ाकर सीएचसी करने की बात भी यहां पर आई है। तो थोड़ा सुझाव पिपलू और चोलनगढ़, तो ये तीनों जगह पीएचसी से सीएचसी बनाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने कर दी, पूरी हो गई है वो, और बाकी मेरी नजर वहां सामने जारी है कि बचा क्या है। अब अंत में एक बात जरूर कही, यहां पर आज हमने आईपीएच का सर्किल का ऑफिस यहां पर खोला, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो भी हमने ऐसे में लिया है कि बोलते हैं मैं आप एक डिवीजन में आपको दूंगा, तो सर्किल मेरे यहां पर खोलना पड़ेगा। तो मैंने एक डिवीजन लिया इनसे और डिवीजन खोलने के साथ साथ में मैंने अपने लिए सर्कल यहां पर खोला है। और आज मुझे अच्छा लगा कि उसका भवन भी बन करके तैयार कर दिया, उसका उद्घाटन हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते ये सब होना भी चाहिए, काम भी होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक बात जो और कही गई कि यहाँ पीडब्ल्यूडी का सर्कल भी यहाँ पर धर्मपुर में हो, उसके लिए उन्होंने कुछ कागज इकट्ठा किए हैं। वो कागज तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मैंने कागज के साथ साथ में भावनाओं को देखा। मुझे आज के इस कार्यक्रम में लगा कि आपके धर्मपुर में अगर कोई कमी रह गई, इसको भी पूरा करना चाहिए। और इसलिए मैं आपके धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का सर्कल भी यहाँ पर खोलने की घोषणा करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब मेरा यही आप सबसे मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि आगे की जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। 2022 भी भाजपा का होना चाहिए, जहां धर्मपुर भी होगा, जहां स्वराज भी होगा, सब मिलकर से पूरे हिमाचल प्रदेश से सब जगह से समर्थन लेने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।